Good morning, all of you. Today we start the eight standard lesson number second, Europe and India. Now see all of you. In the first lesson we see the resources about the history. Now we are going to learn the Europe and India, how the other countries, the relationship with India. From this lesson we are going to learn. Now first of all, there is a period of renaissance. Renaissance means there is a development and क्रांति. क्या बोलते हैं रेनाइंसेस मतलब क्या क्रांति. नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरोप द लास्ट फेज ऑफ द मेडिइवल पीरियड 13 to 16 सेंचुरी इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ रेनाइंसेस. मतलब जो 13 से लेके 16 तक का जो सेंचुरी का जो पीरियड था ना, वो रिनाइंसेंस का पीरियड था. ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिफॉर्मेशन, रिलीजन्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट एंड द जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा. और इसी सेंचुरी में क्या हुआ था, जो रिफॉर्मेशन, रिलीजियस और रिफॉर्म मूवमेंट एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज आर लेड, मतलब हुए थे. जोग्राफिकल डिस्कवरीज भी इसी मोमेंट में हुए थे, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न इरा बोलते हैं. हिंस दिस पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ रिनाइंसेस. इसीलिए इस पीरियड को क्या बोलते हैं, एज ऑफ द रिनाइंसेस. ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी, there was a revival of the Greek and Roman tradition which gave the momentum to the all over the development. मतलब इसी साल क्या हुआ था, जो आर्किटेक्चर, the development in the field and art and architecture philosophy, this gave the momentum to all world development. Now during the Renaissance, ह्यूमनाइजेशन was a great इम्प्यूट. मतलब इसके यही पीरियड में ना ह्यूमनाइजेशन के ऊपर क्या हुआ था, बहुत अच्छी तरह से मतलब डेवलपमेंट हुआ था. देयर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ द ट्रीटिंग ईच अदर एज अ ह्यूमन बींग. और इसी साल क्या हुआ था कि है ना, लोगों को एक दूसरे को लोग है ना ह्यूमन की तरफ ट्रीट करने लगे. इंस्टेड ऑफ रिलीजियस, मैन बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ द आइडियोलॉजीज. और उस टाइम क्या हुआ था, ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, कास्ट एंड सिस्टम, रिलीजन्स के ऊपर. ओनली दे गिव द इम्पोर्टेंस टू द सेंटर, मीन्स दे गिव इम्पोर्टेंस टू द ह्यूमन बींग. दैट्स वाई द ह्यूमन बिकम द सेंटर ऑफ द आइडियोलॉजीज. नाउ द रिफॉर्म मोमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑल सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ. और रिफॉर्म मूवमेंट है ना, ये ऑल सेक्टर्स में क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था. थ्रू द नॉलेज, साइंस एज वेल एज द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द आर्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरी ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट. और ये क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, देर इज़ सो मच नॉलेज इज स्प्रेड एज वेल एज द साइंस नॉलेज इज गेट टू ह्यूमन बींग. दैट्स वाई द सो मच डिस्कवरीज आर रिफॉर्म इन मोमेंट. मतलब बहुत सारे डिस्कवरीज क्या हुए थे, ये रिफॉर्म मोमेंट में हुए थे. The art and the literature of the Renaissance period depict the sentiment and emotion of the human being. और ये ना आर्ट और लिटरेचर से ह्यूमन बींग का जो सेंटिमेंट है ना, इसके ऊपर क्या हुआ था, ज़्यादा ध्यान दिया गया था. लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन द लोकल लैंग्वेज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल. और लिटरेचर ये ना अपने अपने लोकल लैंग्वेज में क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, ताकि सब लोगों को उसका क्या हो सके, इंफॉर्मेशन मिल सके. ड्यूरिंग द 1450 the Johns Gutenberg from the Germany discovered the printing press. मतलब जॉन गुटनबर्ग थे ना, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डिस्कवर किया 1450 में. ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडिया एंड कंसेप्ट एंड द नॉलेज रीच टू द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और इसके कारण जब जॉर्ज गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस ये किया ना, इन्वेंट किया, दैट टाइम देर इज सो मच नॉलेज इज स्प्रेड एंड सो मच नॉलेज इज गेट टू ऑल
द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब सब सेक्टर्स में क्या हुआ था, अच्छी तरह से नॉलेज और आइडिया कंसेप्ट क्या हुए थे, फैल गए थे. नाउ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. नाउ द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल अटैक द ओल्ड रीजन ideologies of the Roman Catholic Church. The Christian prestige were taking advantage of the importance of the people were indulging the unnecessary ritual. मतलब ये न जो कैथलिक जो ये थे क्रिश्चियन इरा था, उस टाइम वो लोग है ना उनके धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. एंड दे कन्वर्ट ऑल द पीपल इन देयर रिलीजन. दे लूट द पीपल इन द नेम ऑफ द रिलीजियस. और लोगों को वो है ना लिटरली क्या करते थे, रिलीजियस के नाम के ऊपर लूटते थे. द मोमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज़ नोन एज अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. और इसके खिलाफ जो मूवमेंट चालू हुआ उसको क्या बोलने लगे, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ड्यू टू दिस मूवमेंट द ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंट. और इसके कारण है ना ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के कारण है ना ह्यूमन फ्रीडम मिल गया ह्यूमन को, और रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंट, और रैशनलिज्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल गया. नाउ जोग्राफिकल डिस्कवरी. इन 1453 AD द Ottoman Turkey conquered the Constantinople, Istanbul, which was capital of the Byzantine Euro Empire. The overland trade routes joined Asia and Europe went through the city. मतलब एशिया और यूरोप को जो भी बिजनेस करने जाते थे वो रूट क्या हुआ था, इस सिटी को क्या हुआ था, ज्वाइन हुआ था. सिंस द तुर्क ब्लॉक दिस रूट, और तुर्क ने क्या किया था, ये रूट ब्लॉक किया था. देयर वॉज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्री टू रीच द एशिया. और यूरोपियन लोगों को एशिया में बिजनेस करने के लिए, आने के लिए अदर रूट्स का क्या करना पड़ रहा था, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ रहा था. दिस लेड टू द न्यू फेज ऑफ द जोग्राफिकल डिस्कवरी. और इसी कारण उस टाइम को क्या बोला गया है, द न्यू फेज ऑफ द जोग्राफिकल डिस्कवरी. नाउ इंटरेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन द यूरोप. और रिवॉल्यूशन कैसे हुआ यूरोप में. नाउ ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड द यूरोप प्रोसीड फ्रॉम मेडिइवल टू द मॉडर्न एज. मतलब यूरोप ने क्या किया था, मेडिइवल पीरियड में से मॉडर्न इरा में क्या किया था, आए थे. द इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड. और इसी टाइम क्या होता, रिवॉल्यूशन टेक ओवर किया था. द सोसाइटी स्टार्टेड स्टेपिंग आउट द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ. और सोसाइटी ने क्या किया था, जो ब्लाइंड फेथ है और जो पास्ट इवेंट है ना वो भूल गए थे सब. एंड द प्री इस्टेब्लिशिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशन केम टू बी सीन फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. All these changes are addressed as a intellectual revolution. और उस टाइम वो ट्रेडिशन और कस्टम को क्या किया था, लोगों ने ख़त्म कर दिया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल these changes are addressed as a intellectual revolution which gave the further momentum to the scientific discovery in Europe. और ये जो कस्टम और ट्रेडिशन को एक बार ख़त्म करने के बाद है ना यूरोप ने क्या किया था, एक साइंटिफिक डिस्कवरीज को क्या किया था, डेवलप किया था. नाउ देर इज़ अ रिवॉल्यूशन इन द पॉलिटिकल स्फेयर. इन द अर्ली स्टेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मेनी पॉलिटिकल चेंजेस आर हैपेंड. और जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वैसे ही पॉलिटिकल चेंजेस भी क्या हुए, स्टार्ट होना चालू हो गए. ड्यू टू द वेरियस रिवॉल्यूशनरी इवेंट ड्यूरिंग द 18th एज वेल एज 19th सेंचुरी, दिस पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. 18 और 19th सेंचुरी का है ना यूरोप में बहुत ज़्यादा है ना रिवॉल्यूशनरी पीरियड था. ड्यूरिंग द पीरियड देयर वॉज अ डेवलप ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू इन इंग्लैंड. और उसी टाइम क्या होता है, इंग्लैंड में ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है ना निर्माण हुआ था. देयर वॉज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ द कैबिनेट सिस्टम. और उस टाइम है ना उधर कैबिनेट सिस्टम का भी है ना चेंजेस हो गया. द बिल ऑफ द राइट्स 1689 लेड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द किंग. और 1869 का जो भी बिल था, 1689 का जो भी बिल था पार्लियामेंट में जो पास हुआ था, उस बिल में ना डायरेक्टली है ना दे मेंशन देयर द पावर ऑफ द किंग्स आर डिक्रीजेस.
द सेवरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वॉज इस्टेब्लिश, और सब अधिकार किसको दिए गए थे, पार्लियामेंट को दिए गए थे. नाउ द अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस विद द बैकग्राउंड ऑफ द रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप, इट इज़ equally important to think about the American War of Independence with the discovery of America. When अमेरिका का भी इंडिपेंडेंस के लिए क्या हुआ था, वॉर हुआ था. एंड दैट टाइम अमेरिका इज means America is one of the one country is there, that country is under the European countries. मतलब यूरोपियन पीपल्स ही उसके ऊपर क्या कर रहे थे, मतलब उधर अपना है ना जो इस्टेब्लिश कर रहे थे कंपनीज. नाउ अमेरिकन यूरोपियन कंट्री turn their attention toward the continent. The imperialist European countries took the control of the different region of the America. और उन्होंने यूरोपियन लोगों ने क्या किया था, बहुत जगह पे ना अमेरिका में अपना वर्चस्व निर्माण किया था. एंड दे इस्टेब्लिश देयर ओन कॉलोनीज, और उन्होंने अपना ओन कॉलोनीज इस्टेब्लिश किया था. इंग्लैंड इस्टेब्लिश 13 कॉलोनी इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. मतलब ईस्ट कोस्ट अमेरिका में इंग्लैंड ने अपने 13 कॉलोनीज क्या किए थे, इस्टेब्लिश किए थे. इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज, और इंग्लैंड क्या करते थे, नॉमिनल उनका है ना ये रहता था, उसके ऊपर ध्यान रहता था. नाउ द इंग्लिश पार्लियामेंट लेड ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शन एंड टैक्स ऑन द अमेरिकन कॉलोनी. और जो यूरोपियन कंट्रीज थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने है ना अपने अधिकार के मतलब बलबूते पर है ना उस कॉलोनी के ऊपर बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शन डाले और टैक्स भरने के लिए उनको मजबूर किया. द पीपल इन अमेरिका रिवोल्ट अगेंस्ट, और पीपल अमेरिका के जो पीपल्स है ना इसके खिलाफ हुए उन्होंने. एंड द इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर टू सुप्रेस द कॉलोनी, और इंग्लैंड ने क्या किया, वॉर डिक्लेयर किया अमेरिका के साथ. अमेरिकन कॉलोनी ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, और बाद में अमेरिकन कंट्रीज ने भी जॉर्ज वाशिंगटन के देखरानी के नीचे है ना एक है ना कंपनी बनाए आर्मी की. एंड दे फाइनली वॉन द अगेंस्ट द इंग्लैंड, और बाद में वो क्या हुआ है, जब वॉर हुआ अमेरिका के साथ इंग्लैंड का, तो अमेरिका क्या हुए, विन हो गए. नाउ दिस इवेंट इज़ नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अ न्यू नेशन नोन एज ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उसके कारण ही उस नेशन का नाम क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. Now a new nation known as a United States of America with the federal government, और उधर फेडरल गवर्नमेंट क्या हुआ है, इस्टेब्लिश हुए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, और उधर प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के ऊपर वो पार्लियामेंट के हिसाब से क्या हुआ, नेशन चलने लगा. नाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन in 1789 the people of the French revolt against the uncontrolled and unjustice march of the feudalism and established a republic. मतलब फ्रेंच ने भी क्या किया था, इंग्लैंड के खिलाफ है ना आवाज़ उठाई थी, और उन्होंने भी क्या किया था, जो है ना पीपल्स है ना ऑफ फ्रांस रिवॉल्ट अगेंस्ट द अनकंट्रोल एंड अनजस्टिस मार्च एंड फेडरलिज्म ऑफ इस्टेब्लिश रिपब्लिक. दिस इवेंट इज नोन एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, उसने पूरे जग को है ना इक्वली, लिबर्टी और है ना फ्रेटर्निटी का है ना सही मतलब क्या किया था, बताया था. इन वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री among the political revolution, the American War of Independence and French Revolutionary have the very important place. मतलब ये दो रिवॉल्यूशन हुए थे ना, अमेरिकन इंडिपेंडेंट वॉर और फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी, ये दोनों को है ना हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्या है, महत्व है. नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशनरी. In the later the period of the 18th century, there were many technological invention in Europe. यूरोप में बहुत सारे टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुए. There was a production with the help of the machine running on the steam. The cottage industry were replaced by the factory, big factory. मतलब जो छोटे छोटे उद्योग थे ना, उसका कन्वर्सेशन किस में हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बिग फैक्ट्रीज में हुआ. The machine came to be used instead of the हैंडलूम. हैंडलूम के
हैंडलूम का जगह मशीनरीज ने लिया। द रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और रेलवे और स्टीमर इंजन है ना वो क्या हुए, ट्रांसपोर्टेशन का मोड हो गए। द एज ऑफ मशीन बिगैन, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशनरी। व्हेन द मशीन इज यूज इन द बिजनेस पर्पज ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशनरी इज completed. Now industrial revolutionary began in England and then spread in other part of the West. During this period, England enjoyed the industrial prosperity and came to the describe as a world factory. Is that's why industrial revolution is happened in England. That's why that all the development is spread in west part. During this period, the England enjoyed the industrial prosperity. मतलब इंग्लैंड ने ये उनका जो डेवलपमेंट है वो क्या किया, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। एंड दे डिस्क्राइब एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री, और उस देश को दूसरा नाम क्या मिल गया, वर्ल्ड फैक्ट्री। Now, rise of the capitalism. With the discovery of the new sea route, began a new era of trading between the Europe and Asia. Many traders came forward to trade with the eastern country through the sea route. मतलब है ना बहुत सारे है ना डिस्कवरी नए सी रूट है ना फॉर्म हुए। एंड बिगन टू इरा ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, मतलब यूरोप और एशिया में है ना बिजनेस क्या हुआ, बढ़ गया। मेनी ट्रेडर केम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्री ऑफ सी रूट, मतलब बहुत सारे यूरोपियन बिजनेसमैन सी रूट से एशिया में आए। एंड इट वॉज वेरी नॉट ईजी टू कैरी आउट द सिंगल हैंडल, hence many trader came together and start their trading। और एक ही आदमी सी रूट से इतना खर्चा करके, जो ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा करके उसका जो भी प्रोडक्शन है वो ला नहीं सकता था, इसलिए बहुत सारे ट्रेडर क्या हुए, एक साथ आ गए एंड दे स्टार्ट द ट्रेडिंग। दस वॉज द राइज ऑफ मेनी ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेड विद द ओरिएंटल कंट्री वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और इसके कारण बहुत सारे कंपनीज को क्या हुआ, फ़ायदा भी हुआ एंड दे डू द ट्रेडिंग। Now hence the European rulers started giving military protection and trade concession to the trading companies, और जो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज उनको क्या करने लगे, प्रोटेक्शन देने के लगे। एंड दे गिव द इंस्टेड ऑफ दैट मनी टू द मिलिट्री। नाउ दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ इन यूरोप, और इसके कारण यूरोप का जो भी वेल्थ है वो बढ़ने लगा। दिस property was used in the form of the capital for the trade and commerce, and led to the rise in a capitalist economic in the Europe। और इसी कारण यूरोप का जो कैपिटलिस्ट है वो क्या हुआ, बढ़ने लगा। नाउ कॉलोनाइजेशन इज देयर। नाउ कॉलोनाइजेशन मीन्स वन कॉलोनी एक्सप्लोर अनदर बाय द मेकिंग इनटू द कॉलोनी। Powerful country on the basis of economic and military strength occupy another region, establish the political supremacy। मतलब क्या करते थे, कॉलोनाइजेशन मतलब क्या करते थे, जो कंट्रीज पावर में हैं वो कंट्री क्या करती थी, मिलिट्री का प्रोटेक्शन लेके दूसरे अदर कंट्रीज़ में अपना क्या करती थी, जगह का कब्जा करके अपने कॉलोनीज क्या करते थे, इस्टेब्लिश करते थे। दिस लेड टू द टेंडेंसी ऑफ कॉलोनाइजेशन टू राइज द एम्पेरिज्म अमंग द यूरोपियन, और इसलिए वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ना हर एक जगह क्या हुआ, कॉलोनी इस्टेब्लिश होने लगे। नाउ इंपेरियलिज्म मीन्स द सिस्टम इन विच द पावरफुल कंट्री कंट्रोल अदर कंट्रीज बाय इस्टेब्लिशिंग देयर इट्स ऑल ओवर डोमिनेशन एंड इस्टेब्लिश मेनी कॉलोनी। और क्या करते थे ये पावरफुल कंट्रीज है ना, अपने मिलिट्री के ऊपर भरोसे और उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था, इकोनॉमिक पैसे के ताकत के ऊपर दूसरे देशों में क्या करते थे, कॉलोनीज इस्टेब्लिश करते थे। मेनी कंट्री फ्रॉम एशिया अफ्रीकन कंटिनेंट फेल प्राय टू दिस इम्पीरियलिज्म एस्पिरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशन। और यूरोपियन नेशन के ना ये अफ्रीकन बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ क्या हुए, उसके शिकार हो गए। नाउ इम्पीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे फॉर्म हुई ब्रिटिश में। देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन अमंग द यूरोपियन कंट्री फॉर एक्वायरिंग द ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, मतलब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हुआ था, झगड़ा हो गया था कि इंडिया के ट्रेडिंग, इंडिया में कौन ट्रेडिंग करेगा। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 16 AD, मतलब 16 AD में क्या किया था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में फॉर्म हुई थी टू कैरी आउट द ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए। दिस कंपनी टूक द परमिशन फ्रॉम द
एम्पायर जहांगीर एंड इस्टेब्लिश देयर कंपनी इन सूरत। उस कंपनी ने जहांगीर से क्या किया था, दे टूक द परमिशन फ्रॉम किंग जहांगीर, एम्पायर जहांगीर, एंड दे इस्टेब्लिश देयर कंपनी इन द सूरत। द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड कैरी आउट थ्रू दिस कंपनी, एंड विच वन ट्रेडिंग इज देयर ना, इंडिया एंड इंग्लैंड, they carry out from this company. Now struggle between the Indian English and French. Now England and French were revolted in the competition for the trading in India. Means there is so much fighting is there in between the England and French who do the business in the India. Due to this there was a war fought between them which are known as a Carnatic War. Means in England and French there is so much war had happened, and that war is named as a Carnatic War. In this third Carnatic War, England finally defeated the France, and means in third war में इंग्लैंड ने क्या किया था, फ्रांस को हरा दिया था. देयरफॉर नाउ देयर इज नो एनी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर फॉर द यूरोपियन ब्रिटिशर्स इन फ्रंट ऑफ देम फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया. मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करने से कोई अदर कॉम्पिटिटर नहीं था. फाउंडेशन ऑफ द रूल ऑफ द इंडियन कंपनी इन बंगाल. नाउ द बंगाल प्रोविजन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविजन इन इंडिया. 1756 द सायराज उद उल्लग बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. मतलब 1756 में क्या हुआ था, सायराज उल्लग है ना, ये ना बंगाल का नवाब बन गया. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर मिसयूज द ट्रेड कंसेशन ऑब्टेन फ्रॉम द मुगल एम्पायर इन बंगाल. और जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती थी, उनको जो अधिकार मिले थे उसके खिलाफ है ना वो गलत काम करने लगे. दैट्स वाई द इंग्लिश बिल्ड फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता विदाउट परमिशन ऑफ द नवाब. और कोलकाता के फैक्ट्री के बाजू में उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया और उन्होंने नवाब को पूछा भी नहीं. हिंस द सायराज उल्लग कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता. इसलिए सायराज उल्लग ने क्या किया था, कोलकाता की फैक्ट्री अपने कब्जे में लिए. दिस क्रिएट द डिसकंटेंट इन इंग्लैंड. रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्रेड मीर जाफर the commander-in-chief of the Nawab's army and also promised to make him the Nawab of Bengal. और जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, उसने एक रणनीति आखी और उसने जो मीर जाफर था नवाब आर्मी का, उसको अपने कब्जे में किया और उसको उन्होंने प्रॉमिस किया कि वी विल गिव यू चांस टू मेक द बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. मतलब बंगाल का नवाब बनने का हम लोग आपको चांस देंगे. दैट्स वाई द नवाब सायराज उल्लग एंड ब्रिटिश ट्रूप मीट एट द प्लासी इन 1757. और 1757 में नवाब सायराज उल्लग की आर्मी और जो ब्रिटिश की आर्मी ये एक साथ सामने सामने आए प्लासी में. अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर नवाब आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल. और जो मीर जाफर था वो पहले से ही ब्रिटिश के साथ क्या हुआ था, गया था. इसके कारण जो मीर जाफर की जो आर्मी थी ना, उन्होंने उस बैटल में पार्टिसिपेशन नहीं किया था. एंड सायराज उल्लग वॉज डिफेक्टेड. और सायराज उल्लग क्या हो गया, हार गया ब्रिटिशर के सामने. नाउ मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश, बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब. और मीर जाफर ने क्या किया था, ब्रिटिश के खिलाफ काम करना चालू कर दिया था. इसलिए उसका जो सन इन लॉ था ना, उसको ब्रिटिशर ने क्या किया था, नवाब बनाया था. उसका नाम था मीर कासिम. नाउ मीर कासिम ट्राई टू पुट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश. और ब्रिटिश के इलीगल कामों के ऊपर मीर कासिम ने क्या किया था, थोड़ा सा आवाज़ उठाई. वंस अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट मीन्स थ्रू आउट द मीर कासिम एंड वन मोर टाइम दे बिकम द बंगाल का नवाब टू द मीर जाफर. मतलब मीर जाफर को वापस उन्होंने क्या किया था, बंगाल का नवाब बनाया था. टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश इन द बंगाल, मीर कासिम सईद उल्लग द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्पायर शाह आलम
फॉर्म द वन अलायंस एंड रन द कैंपेनिंग। मतलब ये है ना, सब लोग है ना, ये राजा थे, उन वो है ना, नवाब थे ना, वो है ना ब्रिटिश से तंग आ गए थे। उसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम था, सैयद उल्लग, बाद में आयुधा का जो नवाब था, और मुग़ल एम्पायर, ये सब शाह आलम, ये सब परेशान हुए थे ब्रिटिश से। एंड दे फॉर्म दैट अलायंस टू रन द कैंपेनिंग। 1764 एट द बैटल ऑफ बक्सार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्या हुआ था, राइट्स मिल गए थे कि है ना, रिवेन्यू क्या करने का, कलेक्ट करने का। इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूरल इंडिया वॉज लेड टू द बंगाल। नाउ ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। Now British Mysore struggle is there in the Hyder Hind